हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप लोगों ने जो है वीडियो का टाइटल देख लिया होगा कि वीडियो का टाइटल जो है आज मेरा है होम स्कूलिंग, कि हम अपने बच्चों को होम स्कूलिंग किस तरह करवाएं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, ये जो इशू है काफ़ी सीरियस है, जो कि हमारे सोसाइटी आज भी नहीं समझ पा रही है कि होम स्कूलिंग की वैल्यू क्या है। एक्चुअली होम स्कूलिंग पहले भी हुआ करती थी जब पुराना दौर था। अभी जैसे कि स्कूल का जो ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है कई सालों से, तो उसमें यह है कि हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि होम स्कूलिंग भी पॉसिबल है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं पेरेंट्स के माइंड में कि होम स्कूलिंग कैसे करवाएंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी, एग्ज़ाम्स का क्या होगा, सर्टिफिकेट का क्या होगा, डिग्रीज का क्या होगा। ठीक है, जो टॉपिक लाने का मेन मकसद है कि हो सकता है कि इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों का कुछ डाउट क्लियर कर पाऊँ। जो पेरेंट्स जो होम स्कूलिंग करवाना चाहते हैं या जो परेशान हैं, कुछ उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल लाजमी है हर पेरेंट्स के माइंड में आना। बिकॉज हम पेरेंट हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों पे कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर जो है कैसे सिक्योर करें। ठीक है, यहाँ पर मेन टॉपिक क्या है, एजुकेशन का, कि हम अपने बच्चों को एजुकेट कैसे करें। ठीक है, तो इसकी जो है स्कूल्स वगैरह की जो है शुरुआत हुई थी ब्रिटिशर्स के ज़माने में, जब अंग्रेज़ हमारे इंडिया पर जो है उन्होंने रूल किया हुआ था। एक्चुअली जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो उसके सामने दो चैलेंजेस थे। वो जो अपने वर्कर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन किस लैंग्वेज में करें, क्योंकि अंग्रेज़ से उन्हें तो हिंदी आती नहीं थी। तो यहाँ पर मकौले ने क्या किया था, मकौले जो एक ब्रिटिशर था, थॉमस मकौले, ये 1835 की बात है, जब उसने ये सोचा कि एक कम्युनिकेशन और दूसरा वर्क, कि वो उसमें अपने जो उन्हें लेबर्स की ज़रूरत थी, उन्हें क्लर्क की ज़रूरत थी, उन्हें काम करने वालों की ज़रूरत थी जो कि चुपचाप काम करें, जिनमें ज़रा भी क्रिएटिविटी ना हो, जो क्वेश्चन ना करें, जो बिल्कुल नौकर बनकर काम करें। ठीक है, तो तब आगाज़ हुआ इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। और वहाँ पर क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी चलाने के लिए जो है जो क्लर्क और लेबर्स है वो वहाँ से एजुकेट हो जाते थे, और वहाँ पर उनकी जो कम्युनिकेशन थी वो इंग्लिश हो जाती थी, और वहाँ पर काफ़ी उनकी हेल्प हो जाया करती थी। और दूसरा ये कि जब वो जो क्लर्क थे उनमें ज़रा भी क्रिएटिविटी नहीं थी, उन्हें ऐसी एजुकेशन दी गई थी कि वो सवाल पूछने की हिम्मत ना करें, उनमें ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं था, बस चुपचाप एक नौकर की तरह काम करना। और वही एजुकेशन इतने सालों से चली आ रही है। अब आप खुद सोचें, 10-15 साल पहले एंड्रॉयड आया नहीं था, जब नोकिया चला करता था, हमारे जो कॉलेज का टाइम हुआ करता था, जब हम नोकिया बड़े प्राउड से लिया करते थे कि हाँ फ़ोन है, मोबाइल है। तो उस टाइम का मतलब ये 15 सालों में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई। हर 5 सालों में जो है जो एक iOS होता है वो बिल्कुल आउटडेटेड हो जाता है। इतने सालों से जो ब्रिटिशर्स का जो एजुकेशन सिस्टम था वो अब तक कैसे चल रहा है, या इसे अपडेट किया नहीं गया, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी एजुकेशन मिनिस्ट्री में, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मतलब इसे चेंज करना चाहिए, इतना आउटडेटेड हो चुका है, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्हें महसूस ही नहीं हुआ। और हम उसी तरह मतलब इंग्लिश तो बोलना आ गया, इंग्लिश बोला करते हैं, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती। आज जब कोई भी बच्चा मतलब अगर वो स्कूल पढ़ रहा है, चाहे वो कोई भी बोर्ड में हो, एसएससी बोर्ड में हो, आईसीएसई में हो, सीबीएसई में हो, आप सच बताएं ना, मतलब कुछ बच्चों को इंग्लिश बोलना आता है। ये ऐसा हो गया है कि कितनी सारी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, वहाँ पर मतलब बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10 से 12 साल पढ़ते हैं, फिर भी बच्चों को इंग्लिश बोलना नहीं आता। या मेरा टॉपिक ये नहीं है कि इंग्लिश बोलना नहीं आता, इनफैक्ट आज हमारी सोसाइटी में इंग्लिश को इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दे दिया गया है कि अगर किसी को इंग्लिश बोलना ना आया ना तो उससे मतलब बिल्कुल पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। उससे ऐसा लगता है कि भाई इसे ज़िंदगी जीना नहीं आता। मतलब इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं बनी है हमारे इंडिया में, ये एक स्टेटस बन चुका है कि हाँ भाई जिसे इंग्लिश आती है उसका स्टेटस बहुत ज़्यादा बड़ा है, और जिसे इंग्लिश नहीं आती तो वो बिल्कुल मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट मेरा ये बोलने का है कि अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है और तब भी अगर बच्चे ने 12 साल इंग्लिश पढ़ी है, तब भी अगर वो 10th पास होकर निकलता है तो उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसका एनवायरनमेंट ही वैसा नहीं है। बिकॉज घर में हम एक दूसरे से हिंदी बात करते हैं, ज़्यादातर फैमिलीज़ में यही होता है। अभी जैसे जैसे ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश का, तो हाँ चलो भाई पेरेंट्स अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो बच्चे में भी वो काबिलियत पैदा होती है कि वो इंग्लिश बोले। दूसरी बात,
बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमारे जो बच्चे हैं, इनफैक्ट मैंने अपना 11 to 12 ईयर्स दिया है मेरा टीचिंग में आज, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को देखें, अगर हम अपने स्टूडेंट्स को देखें, यहाँ पर जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये मैं एज अ पेरेंट भी बना रही हूँ और एज अ टीचर भी बना रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस इशू लगा मुझे। और जिस तरह से मैंने 12 साल में जो भी मेरे सामने, अगर मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है, तो आप खुद बताएं, आपके आजू बाजू में, आपके घर में, आपके पड़ोसियों में, आपके रिश्तेदार में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनमें ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये हो गया है कि भाई कंपटीशन लगा हुआ है, रेस लगी हुई है कि भाई आगे भागना है, आगे भागना है, 94 चाहिए, 96 चाहिए, 98% चाहिए। बट आज के पेरेंट्स को इतना पता नहीं है कि हम अपने बच्चे की स्किल्स को मार रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चा अगर टॉप कर लेता है तो बड़ी बात हो जाती है, लेकिन क्या उस बच्चे में स्किल है? स्किल्स का तो नामो निशानी नहीं होता। बस ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो या फिर एसएससी बोर्ड हो, यहाँ पर ऐसा हो गया है कि बस रटा जा रहा है, हर चीज रटे जा रही है। मतलब बच्चा बस रटता है। अभी इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे खुद के करियर में। अभी आप कहेंगे नेबर में एक बच्ची रहती है, 9th स्टैंडर्ड में है, ठीक है। उसे मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा कि आपको आगे क्या करना है, तो वो मुझे बच्ची खुद पूछ रही कि दीदी आप बताइए कि मुझे साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए। पहली बात, आज के ज़माने में आर्ट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। आर्ट्स को, अगर आर्ट्स का कोई भी स्टूडेंट दिख जाता है ना, तो ऐसा होता है कि भाई मतलब इसने आर्ट्स लिया हुआ है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, साइंस वालों की बड़ी वैल्यू है। सेकंड नंबर पर कॉमर्स आ जाता है। मतलब हम लोगों ने ना एजुकेशन को हर एक डिपार्टमेंट में बांट दिया हुआ है, हर एक सब्जेक्ट को डिपार्टमेंट में बांट दिया हुआ है एक स्टेटस के लिहाज से, कि हाँ अगर साइंस है, मैथ्स है तो बहुत बड़ा स्टेटस हो गया, उसके बाद की कोई किसी की वैल्यू नहीं। लेकिन देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट का अपना एक मुकाम है, ठीक है। अब उस बच्ची में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, वो मुझसे ये पूछ रही कि दीदी आप बताइए कि मुझे क्या लेना चाहिए। मतलब उसने 9 साल क्या किया? देखा जाए तो उस बच्चे की गलती नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स और बच्चों की गलती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें बस ऐसे ही ब्रिटिशर्स जैसे उसी तरीके से ही पढ़वाया जा रहा है। उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता, उन्हें पता नहीं होता उन्हें आगे लाइफ में करना क्या है, ठीक है। दूसरी बात, एक और एग्जाम्पल था कि मैंने टीचिंग तो की है, खास करके मैंने लेक्चरशिप भी की थी। मैं डीएड कॉलेज में पढ़ाती थी। डीएड कॉलेज मतलब जहाँ बच्चा टीचर बनने के लिए आता है, एचएससी के बाद जब वो डीएड करने आता है, 2 से 2.5 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, और उसके बाद बच्चा जब पास हो जाता है तो वो टीचर बन जाता है, और उसके बाद वो 1st से लेकर 4th स्टैंडर्ड तक, या प्री प्राइमरी से लेकर 4th स्टैंडर्ड तक वो टीचिंग करता है। तो उसमें एक स्टूडेंट हुआ करता था। तो मेरा पढ़ाने का तरीका पहले से क्या है कि अगर मैं पढ़ाती थी, चाहे कुछ भी हो, मेरा मैथ्स और साइंस ही सब्जेक्ट हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर ये था डीएड कॉलेज में कि मेरा मैथ साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ एक स्कूल मैनेजमेंट भी था, ठीक है। तो जब मैं पढ़ाती थी तो मेरा ये तरीका पहले से हुआ करता था कि मैं बुक्स के अंदर का नहीं पढ़ाती थी सिर्फ। अगर बुक्स के अंदर का पढ़ा रही हूँ तो मैं उसको पूरे लाइफ से रिलेट कर देती थी, दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ाती थी, ठीक है। तो मेरा ऐसा होता था कि मैं समझा के पढ़ाती थी कि बच्चा समझ जावे और उससे मतलब ग्रेटिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे उस टाइम पूछा कि मैम आप हमेशा बाहर का पढ़ाती हो, हमें तो जो बुक में लिखा हुआ है ना, जो आप बुक से पढ़ाया करो, क्योंकि हमें जब एग्जाम में बुक को ही रट कर लिखना है, तो आप प्लीज़ इस तरह मत पढ़ाया करो। हम लोग को जब आप बाहर से पढ़ा दोगे तो हमें क्या समझ में आएगा और हम ये जाकर कैसे लिखेंगे। मतलब आपको समझ में आ रहा है, जो बच्चा टीचर बनने वाला है, टीचर बनने का डिप्लोमा कर रहा है, वो जाकर अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा? कि आप जस्ट उस बुक में ही लिमिट से रह जाएं, मतलब उस बुक में ही सीमित हो जाएं। मतलब कितनी शर्मिंदगी की बात है ये कि हम सिर्फ एक बुक को ही, मतलब बुक में ही गिर गए। मतलब वो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है ना, कुएं के मेंढक। इसके बाहर की दुनिया हमें नहीं देखनी, हमें बस कुएं में ही रहना है। हमें ये पता है कि हाँ हमारी दुनिया यही है, हमें इसमें ही रहना है, इसके आगे नहीं जाना। लेकिन जो एजुकेशन फील्ड होती है ना, वो ऐसी होती है ना, जितना हम हासिल करें ना उतना कम होता है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि हम जब मरते दम तक ना हम उसे हासिल कर सकते हैं। अगर इंसान आखिरी सांस में भी है ना, तो तब भी वो कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएगा यहाँ से। एजुकेशन ऐसी फील्ड है। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक बच्चा सिर्फ उसी बुक में से रटा करे? हर सब्जेक्ट में बस बच्चा रटते रहता है, जो रट लेता है वहीं जाकर वो एग्जाम में लिखाता है, ठीक है। दूसरी बात, हमारा सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पर एज क्राइटेरिया दिया हुआ है।
मतलब एज क्राइटेरिया यार कैसे दे सकते हैं? हर बच्चा इक्वल नहीं होता, हर बच्चे में एक ना एक चीज़ यूनिक होती ही है, हर एक में होती है। जैसे हमारा डीएनए अलग अलग होता है, जैसे हमारी फिंगरप्रिंट अलग अलग होती है, डेफिनेटली अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया हम इंसानों को कि हर एक बच्चे में एक खास बात होती ही है। तो हम लोग एज के हिसाब से उसे कैसे बांट सकते हैं कि वो केजी में जाएगा या सीनियर में जाएगा या फर्स्ट में जाएगा या सेकंड में जाएगा? कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे इतने होशियार होते हैं कि वो लोग ऑब्वियसली 14 ईयर्स में ही मतलब 12th तक पहुंच जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा कमजोर है पढ़ाई में तो ये उसकी गलती नहीं है। अगर वो पढ़ाई में कमजोर है तो वो हो सकता है किसी और एक्टिविटी में अच्छा होगा, डेफिनेटली, ठीक है। दूसरी बात ये होता है कि हाँ भाई बच्चा पास हो जाता है और उसके बाद फिर मतलब जॉब ढूंढा जाता है। मतलब यार ऐसे जॉब की क्या जरूरत जो 9 to 5 या 9 to 6 में हमें दूसरों के लिए काम करना है, एक नौकर बन के वहां पर हमें डांट भी सुननी है, प्लस उस जॉब को पाने के लिए हमें दुनिया भर के इंटरव्यू देना है, दुनिया भर के 3 से 4 राउंड कंप्लीट करना है, वहां पर भी टेंशन, वहां पर भी दुनिया का कंपटीशन। आप यकीन माने कि अगर मैं इंडिया का स्विट्जरलैंड के साथ कंपेयर करूं तो स्विट्जरलैंड में जितनी पॉपुलेशन है ना, उतने उस पॉपुलेशन से ज़्यादा हमारे एक साल में इंडिया इंजीनियर प्रोड्यूस करता है। बट इतने इंजीनियर्स बनने के बाद भी जो स्विट्जरलैंड है वो रिसर्च और टेक्नोलॉजी में हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है। इनफैक्ट आप यकीन माने हर साल इंडिया में 10 से 15 लाख ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास होता है। मतलब 10 से 15 लाख। आप सोचिए इतने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास हो रहे हैं, बट लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। जब जो गवर्नमेंट जॉब निकलता है, अभी एक रिपोर्ट मैंने देखी थी, कुछ 368 प्यून का जॉब निकला था और उसके लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट्स ने तैयारी की थी, उसके लिए एग्जाम दिया था। मतलब ये कितनी शर्मिंदगी की बात है यार। मतलब एक प्यून के लिए ग्रेजुएट अप्लाई कर रहा है। क्या हम इतने गिर चुके हैं? हमारी सोच, हमारा टैलेंट, हमारी स्किल्स इतनी गिर चुकी है? ऑब्वियसली गिर चुकी हैं, क्योंकि स्कूल में क्या सिखाया जाता है? बस बुक में से ही पढ़ो, बाहर से नहीं। बाहर की इन्फॉर्मेशन नहीं अलाउड है, बस वही बच्चा पढ़ते जाता है। यहाँ पर हाँ, मतलब जो मैंने अपना टीचिंग में इतना साल दिया ना, एक्चुअली रोना आता था मुझे बच्चों पे, तरस आता था एज ए टीचर। हाँ, वहाँ पर मैं एक एम्प्लॉय थी, जो भी स्कूल में मैंने काम किया, जो भी कॉलेज में मैंने काम किया, बट अगर मैं दिल से सोचती थी ना इन सब बातों को, तो मुझे एक्चुअली रोना आता था, मुझे तरस आता था बच्चों पर कि यार एक बच्चा अगर 30-40 मिनट्स का एक पीरियड है, जो हमारा पीरियड होता है सब्जेक्ट लेने का, अगर वो पीरियड है, अगर 30-40 मिनट्स में उसका मन नहीं है, उसे मैथ्स पढ़ने का टीचर ने एंट्री किया क्लासरूम में और उन्होंने मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया, तो बच्चे में मैथ्स पढ़ने का इंटरेस्ट आ गया और वो मैथ्स में ही घुल गया। 30 मिनट्स के बाद बेल हुई, बेल बजने के बाद दूसरी टीचर आ रही है हिस्ट्री पढ़ाने वाली, लेकिन बच्चा मैथ्स में ही कंफर्टेबल है, उसे हिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं है, फिर भी उसे हिस्ट्री पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बेल बज गई, उसे बस वही करना है जो ऑर्डर दिया जा रहा है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पर बस ऑर्डर्स दिया जाता है, हमें यहाँ पर सोचने की इजाज़त नहीं होती, हमें कुछ आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं होती, हमें बस चुपचाप काम करना है। सेम यहाँ पर यही हो रहा है कि हम जब जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब भी वैसे ही मिलता है कि वहाँ पर हम अपनी क्रिएटिविटी नहीं बता सकते, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो। ये एक बिटर ट्रूथ है हमारे इंडिया का। यार जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसे वो एक बच्चा स्मूर्ति की तरह होता है, ठीक है। उसे हमें उस तरीके से वो ढालना होता है, जब नहीं एक वास बनाना होता है, एक गड़ा बनाना होता है, तो उसे हम प्यार से तराशते हैं उसे कि हमें इससे किस शेप में लाना है। तो बच्चा भी इसी तरह होता है। तो एक छोटे से बच्चे को आज तो मतलब एजुकेशन का एक बिजनेस बन चुका है, एक धंधा बन चुका है कि भाई जब बच्चा 2-2.5 साल का हो गया तो उसे प्ले स्कूल में डाल दो और फिर वहाँ से उसका बेचारे का जर्नी स्टार्ट हो जाता है कि हाँ भाई इसके बाद उसे वही गुलामी करना है, एक नौकर बनकर के बस उसे ऑर्डर फॉलो करना है, हाँ ABCD पढ़ना है, उसके बाद जो कुछ करना है। अगर वो एक ड्राइंग भी बनाएगा, अगर बच्चा आर्ट में भी इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पर भी उस पर पाबंदी लगा दी जाती है, नहीं भाई आप ये काइट ही बनाओ, आप ये काइट के सिवा कुछ नहीं बना सकते। उसके बाद उसे ऑर्डर दिया जाता है, आप वो ओकरा ले लो, भिंडी, उस पर जो कलर का पेंट है वही करके बनाओ, या फिर आप करेला ले लो उसी से बनाओ, या फिर आप ऑनियन ले लो उसी से बनाओ। आज के बच्चे यार आप देखिए ना, हमारे आसपास के जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, कितने ही क्रिएटिव हैं। तो हो सकता है कि आपने जो सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा क्रिएटिव हो वो बच्चे, उससे ज़्यादा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, ऐसा करके बता दें कि आप लोगों के पास कुछ वर्ड ही ना हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? हमें उन्हें बांधना क्यों होता है कि भाई आप काइट ही बनाओ। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ सुंदर पिचाई या सत्या नडेला जैसा, तो आप ये कहेंगे कि भाई उन्होंने तो इंडियन एजुकेशन हासिल की, बट ये बात भी
सच है कि उन्होंने जो भी आगे की एजुकेशन हासिल की, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी आगे की डिग्रियां उन्होंने हासिल की, जो भी मास्टर्स डिग्री हासिल की हैं उन्होंने हासिल की हैं बाहर से, ब्रॉड से, यूएसए वगैरह, यूके से। ये सच है और इसे हम नहीं चेंज कर सकते। लेकिन आप ये बिल्कुल जानते हैं कि इंडियन एजुकेशन बिल्कुल एक स्कैम की तरह है, एक दिमाग की तरह है, जिसमें बच्चा बस बर्बाद होता चला जाता है, उसकी हंसी गायब हो जाती है, उसका बचपन छीन लिया जाता है। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर बस ये हो रहा है कि एक कॉम्पिटिशन चल रहा है। हर एक एनिमल्स को या बर्ड को अगर मैं अलग अलग टास्क दूँगी, मैंने मंकी से कहा कि भाई आप एक काम करो, मुझे स्विम करके बताओ। अगर मैं फिश को बोलूँगी कि एक काम कीजिए, आप भाग कर बताइए, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि भाई एक ही रेस है, उसमें बस दौड़े जाना है, सबको एक साथ दौड़े जाना है। वहाँ पर फिर एग्जाम्स आते हैं और एग्जाम्स के बाद रिजल्ट आता है। वहाँ पर भी बच्चे का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि अरे उसे ए ग्रेड मिला, मैंने इतनी मेहनत की, बट मुझे बी मिला, मुझे सी मिला, कोई बच्चा फेल हो जाता है। वहाँ पर भी कंपैरिजन होता है कि भाई आप तो फेल हो गए। फिर उसके बाद जो क्राइम की जो रेट्स बढ़ते हैं हमारे इंडिया में कि भाई इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, पता नहीं और क्या क्या। एक्चुअली कभी कभी शर्म आती है ऐसे एजुकेशन सिस्टम के साथ, कभी तरस आता है बच्चों पर। एक्चुअली हमारे बच्चों की गलती नहीं है, एजुकेशन सिस्टम की गलती है कि मतलब जो बच्चा अगर कुछ और करना चाहता है, बस उसे आज पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि मेरा बच्चा क्या करेगा, इंजीनियरिंग में जाएगा और या मेडिकल में जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट आपको अगर मैं और एक स्टोरी सुनाना चाहूँ तो ये मैं जब 12th में हुआ करती थी तब मुझे बायोलॉजी पहले से ज़रा भी पसंद नहीं था, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो मैंने साइंस तो ले लिया था क्योंकि मुझे पहले से फिजिक्स और मैथ्स काफ़ी पसंद था, लेकिन वहाँ पर मुझे बायोलॉजी ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता था। तो बायोलॉजी पढ़ाने के लिए मेरे फादर ने ऐसा अरेंज किया था कि हमारी बिल्डिंग के सामने एक डॉक्टर रहते थे। वो बेसिकली थे औरंगाबाद के और वो कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हुए थे, अब MD कर रहे थे आई थिंक, और उन्होंने MBBS कर लिया हुआ था। उस टाइम वो शिवाजी हॉस्पिटल थाने में है, म्यूनसिपल हॉस्पिटल है, वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उनकी एज भी ज़्यादा नहीं थी, वही समझ के 24-25 की एज होगी, और जब मैं 12th में थी, ठीक है, तो वो मुझे बायोलॉजी आकर पढ़ा रहे थे। तो आप यकीन माने उस टाइम ये आई थिंक 2005 और 2006 की बात होगी शायद, वो बंदा जिसने MBBS किया हुआ है और वो एक म्यूनसिपल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा है, उसे मंथली की जो पैकेज मिलता था, मंथली जो सैलरी मिलती थी वो उसे 5000 मिलती थी, ठीक। वहाँ पर वो बंदा पूरा दिन अपना देता था, पूरा दिन अपनी प्रैक्टिस का देता था। MBBS मतलब कितना टफ होता है यार, इतना करने के बाद सिर्फ उसे 5000 सैलरी मिल रही थी, ठीक है। आप खुद सोचिए, अगर कोई टीचर भी, टीचर्स की सैलरी भी आप देखिए, अगर कोई टीचर की सैलरी किसी स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल्स होती है 7 to 8,000 सैलरी होती है, या फिर अगर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में लग जाती हैं तो वहाँ पर 3 साल का शिक्षण सेवा करना पड़ता है उन्हें, जहाँ पर उनकी सैलरी सिर्फ 4000 के करीब ही होती है। उसके बाद फिर उनकी 3 साल के बाद उनकी सैलरी जो 35-40,000 होती है। क्या इतनी एजुकेशन, इतना पढ़ने के बाद क्या 35,000 या 40,000 भी इनफ है? आज के दौर में क्या इनफ है? मुझे नहीं लगता कि यार इनफ है। जितनी हमने पढ़ाई की है उसके बाद भी टीचर्स का कितना काम होता है, जो सेंसस की ड्यूटी होती है वो होती है, पेपर्स चेकिंग होती है, बहुत कुछ काम होते हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। 6 घंटा टीचर खड़े होकर पढ़ाती है, उससे बैठना अलाउड नहीं होता, मतलब उससे बस एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं कि भाई आप बैठ नहीं सकते, आपको 6 घंटा कंटिन्यू खड़े रहना है, आप बैठकर नहीं पढ़ा सकते, आपको खड़े रहकर ही पढ़ाना है। तो उसने एजुकेशन इसलिए हासिल की है कि वो एक किसी और का ऑर्डर सुने। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को और एक बिल्कुल कड़वा सच बोलना चाहूँ तो ये है कि जितनी भी मैंने स्कूल देखी हैं, जितनी भी स्कूल्स होती हैं, प्राइवेट स्कूल होती हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड होती हैं जो, तो आप मुझे ये बताएं कि टीचर्स तो वो लोग इंटरव्यू के हिसाब से ले लेते हैं, मतलब इंटरव्यू अच्छे खासे होते हैं, 2-2, 3-3 स्टेजेस पे से हमें गुजरना पड़ता है। उसके बाद जब सिलेक्शन होता है तो उस टीचर में और जो स्कूल का जो ट्रस्टी होता है, जिसने स्कूल का जो फाउंडर होता है, जो चेयरमैन होता है, उसमें क्या कुछ फर्क नहीं है? मतलब जो जिस इंसान ने जो फाउंडेशन बनाई है स्कूल की, जो फाउंडर है, जो चेयरमैन है, जो CEO है, जो ट्रस्टीज होते हैं, क्या वो टीचर्स के मुकाबले में ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं? इनफैक्ट आप यकीन माने तो कुछ तो 10th पास होता है, कुछ 12th होते हैं। बस ये होता है कि उनके पास पैसा होता है और उन्होंने एक बिल्डिंग बना ली होती है, प्रेमाइसेस अच्छी खासी बना ली होती है और वो स्कूल स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? पैसा कमाने के लिए। क्योंकि एजुकेशन फील्ड ऐसी है ना
कि उसमें इतना पैसा है, और जो हमारे एजुकेशन माफियाज हैं ना, वो इनफैक्ट कमा रहे हैं पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाकर। ठीक है, तो आप खुद बताएं। इनफैक्ट अगर मैं एजुकेशन को छोड़कर किसी और कंपनी को भी देखूं तो काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जहां पर ऐसा होता है कि जो सीईओ होते हैं, जो फाउंडर होते हैं, वो इतना पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन जो उनके अंडर में जो एम्प्लॉय काम करते होते हैं ना, उनकी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ होती हैं, मास्टर्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन वो फिर भी उनके अंडर में रहकर मतलब वही 9 to 5 9 to 6 वाला जॉब करके ऑर्डर सुनता है। अभी आप एग्जांपल ले लीजिए ना बिल गेट्स का। जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने खुद कहा है कि जो मेरा क्लासमेट था उसने टॉप किया हुआ था और मैं कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था, लेकिन उनका जो क्लासमेट था जो टॉप किया हुआ था, वो आज उनके जो माइक्रोसॉफ्ट है उसमें वो इंजीनियर की पोस्ट पर है। और बिल गेट्स कौन है वो आप सब बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ना जो बच्चों का कंपैरिजन करते हैं ना कि अरे इस बच्चे का जो परसेंटेज है वो 94 आ गया, हमारे बच्चे का 79 आया, हमारे बच्चे का 62 आया, हमारे बच्चे का 56 आया। ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि हम अपनी और अपने बच्चे की इंसल्ट कर रहे हैं कि भाई हम जानते हैं कि हमारा बच्चा मतलब हम अपने बच्चे को वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। अगर हम अपने आप से अगर किसी और से हमारा अगर कंपैरिजन कर लिया ना, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने आप की इंसल्ट कर रहे हैं। पहली बात, आप अपने बच्चे को देखिए, आप अपने बच्चे की इज्जत करना सीखिए। हमें सब पता है, हम जो पेरेंट हैं हम बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने बच्चों का अच्छा ही सोचना है, लेकिन आप इस सिस्टम में उसे ढकेल कर, क्या ये सही है कि आप अपने बच्चे की ज़िंदगी बना रहे हो, उल्टा ज़िंदगी बिगाड़ रहे हो। आप एक इंसान के बच्चे को ना मशीन बना रहे हो। समझ में आया ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आप उसे रोबोट बना रहे हो कि भाई वो ऑर्डर सुने और काम करे। यार आप मतलब जो हमारा एआई इतना डेवलप हो गया है आज कि एलेक्सा, और जब हम सीरी से बात करते हैं तो वो भी सोच समझ कर आंसर देती हैं। जब उसे शादी के लिए प्रपोज किया जाता है, मैंने एक वीडियो ऐसा देखा था, जब एलेक्सा को शादी के लिए प्रपोज किया जाता है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करती है यार। मतलब उसमें इतनी इंटेलिजेंस कहाँ से आ गई कि वो अपना खुद का फैसला करिए एक मशीन होने के बावजूद। और हम हमारे बच्चों को ऐसा बना रहे हैं कि हमारा बच्चा बस ऑर्डर फॉलो करता जाता है, ये उसे करना है तो करना ही है। तो क्यों हम अपने बच्चों को मशीन बना रहे हैं? हम इंसान बने रहने देना उन्हें। इंसान का बच्चा बनाए, हम इंसान बनकर ही पैदा हुए थे। ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आता कि भाई हिस्ट्री क्यों पढ़े हम, जब पूरी दुनिया आगे बढ़ी है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम टाइम मशीन में बैठकर पीछे जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं। तो जब हमें आगे बढ़ना है तो हिस्ट्री पढ़ के क्या करना है। और जहाँ तक इंडियन हिस्ट्री की बात है तो ठीक है ना यार, मतलब जो ज़रूरी है हम उस पर ही ध्यान देना। जैसे कि हमारा जो कंट्री है वो कब आज़ाद हुआ था, तो हाँ हमारे बच्चे को पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, हमारा जो रिपब्लिक डे है वो कब है, तो 26 जनवरी को। आप यकीन माने, बीच में अभी 1 मंथ पहले की बात है, मैंने एक वीडियो देखा था झारखंड का, गवर्नमेंट स्कूल थी, वहाँ पर बच्चियों से जब पूछा गया कि आप रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, तो वो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि 1950 में मनाते हैं, 1951 में मनाते हैं, 1952 में मनाते हैं। तो यार उनसे ये पूछा जा रहा है कि कब मनाते हैं। उन बच्चों को ये तक नहीं पता कि भाई 26 जनवरी को मनाते हैं, रिपब्लिक डे आखिर होता क्या, उन्हें ये नहीं पता। तो मतलब शर्म आती है जो ऐसे एजुकेशन सिस्टम पे यार, कि इतना हिस्ट्री इतना रटवा लो कि बच्चा रट रट कर परेशान हो जाए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था। ठीक है, तो ज़रूरत क्या हिस्ट्री पढ़ाने की, जो ज़रूरी है वो पढ़ाइए कि जिसमें मतलब बच्चे में ये पैदा हो कि हाँ हमारे कंट्री के लिए क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कंट्री हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जितनी ज़रूरत है वो पढ़ाए ना। आप ये सब क्यों पढ़ाते हैं कि मतलब जो ज़रूरी नहीं है वो क्यों पढ़ाते हैं, जो अच्छी चीज़ है वो पढ़ाएं। वो तो हम मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन में दे सकते हैं यार। बच्चा आज गूगल पे तो सब कुछ अवेलेबल है। अगर बच्चे में इतनी उत्साह होगी, इतना जानने की इतनी उसमें लगन होगी, तो वो अपने आप सर्च करके देख लेगा। तो क्या ज़रूरत है हिस्ट्री पढ़ाने की। तो बीच में 2-3 साल पहले एक और वीडियो आया था कि भाई जो एरिया के जो एमएलए वगैरह होते हैं उसे ये पूछा गया कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या है, तो एमएलए को खुद को पता नहीं था कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या है। तो भाई एक बच्चा सिविक्स क्यों पढ़ेगा, बच्चा क्यों चाहेगा कि भाई लोकसभा में कितनी सीट होती है, राज्यसभा में कितनी सीट होती है। अगर उसे पॉलिटिक्स में जाना होगा तो डेफिनेटली वो उतना मतलब जानकर जाएगा ना यार कि कितनी सीट्स होती है। लेकिन हर एक बच्चा क्यों जाने, जितनी ज़रूरत है वो जाने। एमएलए को खुद को पता नहीं होता कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बच्चे को क्यों हम लोग यार मतलब इतना क्यों बर्डन देते हैं। अच्छा, और एक बात आपको ये बता दूं कि अगर हम एजुकेशन के हिसाब से देखें अपने वर्ल्ड में, तो जो कंट्री सबसे नंबर 1 पर है वो है फिनलैंड। हमारे इंडिया का जो है नंबर आता है 92 पर।
अभी आप फिनलैंड को देखें तो फिनलैंड इतना आगे क्यों है, क्यों? वो क्या करता है कि बच्चों को ना पहले से वोकेशनल में डाल देता है, जो अपने वोकेशनल जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें डाल देता है। प्लस वहाँ पर ऐसा होता है कि बच्चों का यूनिफॉर्म नहीं होता, ठीक है। बच्चों को कोई एग्ज़ाम का डर नहीं होता कि भाई बच्चा ये एग्ज़ाम देगा या उसे एग्ज़ाम में पास होना है, बस उसे सिखाते हैं वो लोग। अगर कोई बच्चा ज़्यादा बिल्कुल स्किल्ड होती है उसमें तो उसे वो आगे प्रमोट भी कर देते हैं। अगर कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं। इनफैक्ट वहाँ की जो एजुकेशन होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। आपको और एक बात सुनकर शॉक्ड होगा कि जो फिनलैंड की जो स्कूल्स होती हैं, हर बच्चा एक म्यूनसिपलिटी स्कूल में ही पढ़ता है, एक सरकारी स्कूल में ही पढ़ता है। तो सोचिए वहाँ का स्टैंडर्ड क्या होगा, ठीक है। और यहाँ की जो म्यूनसिपलिटी स्कूल हैं, यहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते क्योंकि हर जगह करप्शन भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ के जो टीचर्स होते हैं गूगल को गूगली पढ़ते हैं, नेचर को नटूरे पढ़ते हैं। इनफैक्ट अभी 2-3 साल पहले की बात है कि ऐसी मेरी बहन से मेरी बात हो रही थी और मेरी बहन जो है वो MNC में जॉब कर रही थी। तो उसने मुझे ये बताया कि भाई उसका जो एक कलीग है वो जो हमारा क्रोम ब्राउज़र होता है, क्रोम को श्रोमो बोलता है। मतलब यार अगर MNC में बंदा आ रहा है तो 12th पास होकर तो आता ही है, ग्रेजुएशन पास होकर तो आता ही है। तो आजकल के हमारे बच्चे जो क्रोम ब्राउज़र को ये नहीं समझ सकते कि श्रोमो बोलना है उसे, तो क्या फ़ायदा इतनी एजुकेशन का। पूरी लाइफ का हम लोग 15 से 16 साल वेस्ट करते हैं स्कूल के पीछे, उसके बाद हम क्या सीखते हैं। तो मैं कहाँ पर थी कि फिनलैंड पर थी। तो वहाँ पर जो है जो एजुकेशन दी जाती है ऐसी दी जाती है कि वहाँ पर म्यूनसिपलिटी स्कूल में ही पढ़ाया जाता है, वो इतना अच्छा स्टैंडर्ड होता है। दूसरी बात कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना स्किल से भरा होता है कि वहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जाता है और थ्योरी कम होती है। उनमें बच्चों का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता, डायरेक्टली एग्ज़ाम होता है 10th स्टैंडर्ड में। उसके पहले उनका कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाता, उन्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल वाइज अगर कोई बच्चे को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो वो उस सब्जेक्ट को छोड़ भी सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात कि जब बच्चा 9th स्टैंडर्ड में पहुंचता है तो उससे ये पूछा जाता है कि आपको बनना क्या है, तो उसे उस हिसाब से उस स्ट्रीम में डाल दिया जाता है। और उसके बाद फाइनली एग्ज़ाम होता है 10th का, और उसके बाद बच्चा जो भी पास होगा आगे वो प्रमोट हो जाता है, आगे जो भी उसे करना होता है वो कर लेता है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है कि भाई वही बुक्स की एजुकेशन, बच्चों को वही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रटवा दो और पता नहीं और क्या क्या पोएम्स रटवा दो जिनका उन्हें मीनिंग तक पता नहीं होता, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी बेटी से होम स्कूलिंग करवाऊँगी, और क्योंकि मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी इंडियन एजुकेशन पढ़ के बिल्कुल मशीन और प्रोडक्ट बन जाए। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरी बेटी इंसान है तो वो इंसान ही बने रहे। क्योंकि जो एक मशीन होती है ना वो जस्ट एक ऑर्डर फॉलो करती है, लेकिन जो इंसान होता है ना तो वो जब तक उसकी स्किल्ड होगी, जब तक उसका माइंड होगा, वो तब तक मशीन बनाता रहेगा। तो मैं नौकर वाला उससे काम क्यों करवाऊँ जब मेरी बेटी में वो टैलेंट है कि अगर वो किसी की हेल्प कर सके, अगर 10 मशीन बना सके जिससे लोगों की हेल्प हो सके, तो ऑब्वियसली मैं उसे वही काम करवाऊँगी जिससे कि हमारे नेशन का भला हो, जिससे कि हमारा इंडिया डेवलप कंट्री में शामिल हो जाए। आज डेवलप के आगे ING फॉर्म लगा हुआ है। मैं ये चाहूँगी कि इंडिया को लोग आगे के टाइम में डेवलप्ड करें, तो हम हमारे बच्चों को ऐसी एजुकेशन दें कि वो वहाँ पर जॉब बेगर्स ना बने, जॉब के लिए भीख ना मांगे। 10th में ही उन्हें ये टेंशन नहीं हो कि हमें आगे क्या लेना है, हमें आगे क्या करना है, बस हमें एक जॉब करनी है। हम अपने बच्चों को वो बनाएं कि वो जॉब क्रिएटर्स बने। अभी मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देना चाहूँगी कि मेरे जितने मेरे पास स्टूडेंट्स हैं तो उनमें से काफ़ी मेरे कॉन्टैक्ट में हैं। तो एक बच्चा उसमें से जो है BMS के फाइनल ईयर में है, अपने मुंबई में ही पढ़ा है। तो उसने मुझे कुछ दिनों पहले फ़ोन किया कि सना मिस मेरा तो अभी फाइनल ईयर है, अभी मेरा एग्ज़ाम है 21 से, तो 5 दिन में तो एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आगे मुझे ना MBA करना है। तो मैंने बोला कि प्लीज़ आपको MBA क्यों करना है, आप MBA करके क्या करोगे? तो नहीं मैम मास्टर्स डिग्री है इसलिए मुझे MBA करना है। इनफैक्ट उनका जो है फैमिली बिजनेस है, तो मैंने उस बच्चे को पहले से ही कहा था कि आप अगर BMS कर रहे हो तो साथ में आप अपने फादर की भी हेल्प करना, तो आपकी वहाँ पर स्किल अच्छी होगी, आप स्किलफुल हो जाओगे। तो उस बच्चे ने वैसे ही किया कि वो साथ ही साथ मतलब अपने फादर का बिजनेस संभालने लगा। 3 साल से वो बच्चा कर रहा है, ठीक है, और उसमें काफ़ी स्किल्ड आज भी है बिजनेस की। तो मैंने जब उस बच्चे से पूछा कि भाई आपको MBA क्यों करना है, तो उसने बोला कि मिस पता नहीं। मतलब एक ग्रेजुएट बच्चा जो मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होगा उसे ये नहीं पता कि आगे उसे MBA क्यों करना है। कितनी शर्म की बात है, आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर उस बच्चे की गलती नहीं है, यहाँ पर हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है।
कि हमारे बच्चों को पता नहीं होता कि हमें आगे MBA क्यों करना है, लेकिन बस सर्टिफिकेट्स जमा किए जा रहे हैं जो हमारे कबर्ड्स और लॉकर में रखी होती हैं, लेकिन उन सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होगा। अभी आप कहें ना, हमारी एजुकेशन में जो भी हिस्ट्री वगैरह पढ़ाई जाती है, क्या यूज़ है उसका? अगर मैं होम स्कूलिंग करूँगी तो मैं अपनी बेटी को डेफिनेटली हिस्ट्री की बिल्कुल अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी। मैं हर एक उस जगह पर लेकर जाऊँगी जहाँ पर हमारे इंडिया की हिस्ट्री होकर गुजरी है। मैं अपनी बेटी को मुगल्स के बारे में बताऊँगी कि मुगल्स ने हमारी कंट्री के लिए क्या किया है। मैं अपनी बेटी को मराठास के बारे में बताऊँगी कि मराठास ने क्या किया है। राजपूत के बारे में बताऊँगी। मैं जब B.Ed में थी तो हमारी एजुकेशनल फील्ड हुई थी और मैं गई थी राजस्थान। वहाँ पर इतने फोर्ट हैं और जो भी फोर्ट हैं उनमें जो कलाकारी है यार, मतलब क्या है, कितनी अच्छी कलाकारी है यार, इतनी बारीकी जो मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। जो मैंने 2-3 मंदिर के भी हम विजिट किए थे, उन मंदिरों में जिस हिसाब से जो कारीगरी की गई है बारीक से बारीक, पहले के मजदूरों में इतना टैलेंट कैसे आया? मतलब आप समझ सकते हैं। आप इंडस वैली के बारे में सोचिए ना, जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इतना मतलब वहाँ पर क्या नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी उस ज़माने में कैसे हो सकती है? और आज हमारी टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है? इतना एजुकेशन, इतना जो हमारा ये एजुकेशन सिस्टम इतना एडवांस होने के बावजूद भी क्या, मतलब इसकी क्या वैल्यू है? कि अगर आज कोई भी बिल्डिंग बनती है, हमारे जो आर्किटेक्चर्स या जो भी बिल्डर्स हैं, जो भी बिल्डिंग बनती है, आर्किटेक्चर पर ही डिपेंड होता है ना कि वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस तरह बना है। अभी फैब में कुछ कितना 11-12 तारीख को ना शायद, फैब में जो गुड़गांव में जो बिल्डिंग गिरी है, तो इतनी कमज़ोर बिल्डिंग हमारी इंडिया की कैसे हो सकती है यार? इतना स्ट्रक्चर इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है कि बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं? और पहले की बिल्डिंग्स आप मुगल्स का देखें, आप ताजमहल देखें, हाँ, जो उनमें जो जामा मस्जिद देखें, आप जो दिल्ली की है, ताजमहल को देखें, जो कुरान की आयत जो लिखी हुई है उनमें जो इतनी बारीक बारीक कितना मतलब तराशा गया उसे। जो हमारे मराठास जो फोर्ट हैं, जो महाराष्ट्र वगैरह में जो फोर्ट हैं, सिंधुदुर्ग है, मुरुड जंजीरा, ये हमारे जो मराठास हैं उनका एग्जाम्पल है मुरुड जंजीरा। उसकी आपने मतलब कलाकारी देखी, मूर्तियाँ वगैरह देखी, ये सारी मतलब कैसे इतना स्किल्ड कैसे आया पहले के ज़माने में? हमें मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, अगर कुछ लकड़ी काटना है, कुछ बनाना है तो उसमें मशीन। पहले के लोगों की पेंटिंग्स देखते थे आप? आज मुश्किल से ऐसे आर्टिस्ट मिलते हैं जो इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते भी हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट बहुत, उसमें बहुत काबिलियत होती है, उसमें बहुत सारे स्किल्स छुपी हुई होती हैं, लेकिन उन्हें कोई वैल्यू नहीं देता। लेकिन हाँ भाई, बंदे ने अगर इंजीनियरिंग कर ली है तो वो बहुत मतलब उसने दुनिया फतेह कर ली है। तो उससे बेटर है कि इतना सब ताम झाम करने से बेटर है कि मैं अपनी बेटी को हर उस जगह पर लेकर जाऊं, हर एक फोर्ट दिखाऊं, हर एक चीज़ दिखाऊं कि भाई हमारे जो मुगल से, हमारे मराठा से, हमारे जो राजपूत थे, उन्होंने क्या क्या किया है, क्या आर्टिस्ट, मतलब कैसे आर्टिस्ट हैं, उनका आर्ट दिखाऊं। हमारे जो एजुकेशन होती है इतनी बोरिंग सी होती है कि बच्चा पढ़ पढ़ कर ही बोर जाता है, रट रट कर ही बोर जाता है। अगर हम जब म्यूजियम वगैरह में जाते हैं तो मैं अपनी बेटी को जा जाकर ये दिखाऊं ना भाई कि म्यूजियम में जब उनकी राजपूत की जो राजस्थान वगैरह में जो फोर्ट हैं, जो म्यूजियम्स है, वहाँ पर राजपूतों की जो उनके लिबास होते थे, जो उनकी तलवारें होती थी, तो उससे एटलीस्ट बच्चों में एक ब्रेव होने की एक स्किल आएगी, एक उनमें जज्बा पैदा होगा कि हाँ, हमारा इंडिया कितना पावरफुल है, हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है यार। पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया बिल्कुल अलग दिखता है। आप देखें ना, आप पूरी दुनिया का नक्शा ले लें। मेरी तो बचपन से मुझे ज्योग्राफी बड़ा पसंद है। अब पूरी दुनिया का नक्शा ले लें और उसमें सिर्फ इंडिया को देखिए, कितना खूबसूरत लगता है, सबसे खूबसूरत लगता है वो। तो यार क्यों नहीं हम अपने इंडिया के लिए ऐसा कर सकते? क्यों हम मतलब अवेयर क्यों नहीं हो सकते? तो यहाँ पर अगर हम कोई इनिशिएट लेना भी चाहते हैं, हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि हम नहीं ले सकते, हम उतना नहीं कर सकते। तो मैंने एज अ पेरेंट ये सोचा कि अगर भाई इनिशिएट करना है तो एटलीस्ट मैं अपनी बेटी से शुरू करूँ ना। मैं अपनी बेटी का जो फ्यूचर है वो तो सिक्योर कर सकती हूँ। एक छोटी सी बात अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, ये भी हमारे सोसाइटी का एक कड़वा सच है, जो हमारे सेलिब्रिटी होते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, वो अब्रॉड क्यों भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए? वो इंडिया में क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों? वो तो यहीं कहीं कमा रहे हैं ना, उन्हें तो यहीं की सैलरी मिल रही है, तो वो इंडिया में क्यों नहीं पढ़ा रहे? लेकिन नहीं, उन्हें पता है कोई एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। तो फिर हम वो काम क्यों करें? हम ये घिसी पिटी एजुकेशन क्यों पढ़ते रहे हैं, वो पुरानी जो सदियों से पढ़ी आ रही है। काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आप लोग कुछ भी डाउट्स है, अगर मैं आप लोगों की कोई भी हेल्प कर पाऊँगी
तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में मेरे इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।